इमेजिन कीजिए कि रातों रात आपका ऐप वायरल हो गया, लेकिन आपकी कामयाबी के बोझ तले आपके सर्वर्स क्रैश हो गए। स्टैटिक इंफ्रास्ट्रक्चर या तो पैसों की भारी बर्बादी है या फिर एक टिकता हुआ टाइम बॉम्ब। सिस्टम इंजीनियरिंग सीरीज में आपका स्वागत है। मेरा नाम कबीर आनंद है। ये एपिसोड 27 है और आज हम ऑटो स्केलिंग सिस्टम्स को इस तरह से समझेंगे जो आपको इस टॉपिक पर सिस्टम इंजीनियरिंग इंटरव्यूज के लिए तैयार होने में मदद करेगा। इलास्टिसिटी में महारत हासिल करना इंटरव्यूअर्स को ये दिखाता है कि आप ऐसे सेल्फ हीलिंग सिस्टम्स डिजाइन कर सकते हैं जो रियल टाइम यूजर डिमांड के हिसाब से कैपेसिटी को अलाइन करके कॉस्ट और परफॉर्मेंस के बीच सही बैलेंस बना सके। इस लेसन की शुरुआत हम स्टैटिक इंफ्रास्ट्रक्चर की इनएफिशिएंसी और डेली ट्रैफिक में आने वाले उतार चढ़ाव के रिस्क को समझकर करेंगे। आप देखेंगे कि कैसे हम मैनुअल मैनेजमेंट से हटकर ऑटोमेटेड इलास्टिसिटी की तरफ बढ़ते हैं। हम इस पूरे आर्किटेक्चर को 4 मेन पार्ट्स में डिवाइड करेंगे: ऑटो स्केलिंग ग्रुप्स, कुबरनेटीज एचपीए, कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग और लोड बैलेंसिंग। ये समझना कि ये टूल्स आपस में तालमेल कैसे बिठाते हैं सिस्टम डिजाइन इंटरव्यूज के लिए एक बहुत बड़ा सिग्नल है, क्योंकि इससे पता चलता है कि आप रियल वर्ल्ड लोड को हैंडल करना जानते हैं। इसके बाद हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल स्केलिंग के बीच के अंतर को समझेंगे और देखेंगे कि कैसे स्पेसिफिक मैट्रिक्स, चाहे वो सीपीयू यूसेज हो या रिक्वेस्ट रेट्स, इन फैसलों को गाइड करते हैं। हम कूल डाउन पीरियड्स जैसी प्रोटेक्टिव लेयर्स को भी कवर करेंगे ताकि आपका सिस्टम स्टेबल रहे, और प्रिडिक्टिव स्केलिंग पर भी बात करेंगे ताकि स्पाइक्स आने से पहले ही उनका अंदाजा लगाया जा सके। अब हमारा गोल रिएक्टिव और प्रोएक्टिव होने के बीच सही बैलेंस ढूंढना है। आखिर तक आप समझ जाएंगे कि एक ऐसा सेल्फ हीलिंग सिस्टम कैसे डिजाइन किया जाता है जो हाई अवेलेबिलिटी और कॉस्ट एफिशिएंसी बनाए रखते हुए अपने आप ग्रो और श्रिंक हो सके। चलिए इस सीन को एक रियल वर्ल्ड इंजीनियरिंग चैलेंज के साथ समझते हैं। इमेजिन करिए कि आप 2026 के फीफा वर्ल्ड कप जैसे किसी ग्लोबल इवेंट के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं। यहाँ ट्रैफिक कोई धीरे धीरे बढ़ने वाली चीज नहीं है, बल्कि ये बड़े और अचानक आने वाले स्पाइक्स की एक सीरीज है। जैसे ही कोई गोल होता है, लाखों यूजर्स एक साथ स्टैट्स चेक करने या हाइलाइट्स देखने के लिए ऐप पर टूट पड़ते हैं। अगर आपके पास सर्वर्स का एक स्टैटिक फ्लीट है तो आप फंस जाएंगे। या तो आपने ओवर प्रोविजनिंग कर रखी है, जिसका मतलब है कि जब कोई मैच नहीं चल रहा तब आप फालतू पैसे बर्बाद कर रहे हैं, या फिर आपने अंडर प्रोविजनिंग की है, जिसका नतीजा ये होगा कि ठीक उसी वक्त ऐप क्रैश हो जाएगा जब यूजर्स को उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। किसी इंटरव्यू में आप इसे एक कंस्ट्रेंट प्रॉब्लम की तरह पेश करेंगे, जहां ट्रैफिक में 300% का उछाल आने के बावजूद लेटेंसी को कम रखना जरूरी है। यहाँ फेलियर मोड एकदम साफ है। अगर आपका सिस्टम 60 सेकंड से कम समय में नए नोड स्पिन अप नहीं कर पाता तो रिक्वेस्ट क्यू भर जाएगी और आपके यूजर्स को टाइम आउट एरर्स के अलावा कुछ नहीं दिखेगा। ये सिचुएशन एक ऐसे सिस्टम की डिमांड करती है जो लोड को पहचान सके और परफॉर्मेंस गिरने से पहले खुद ही एक्शन ले सके। यानी हमें एक ह्यूमन मॉनिटर्ड मॉडल से मशीन ड्रिवन मॉडल की तरफ शिफ्ट होना होगा। इस मॉड्यूल का असली मकसद इलास्टिसिटी में महारत हासिल करना है, ताकि बिना किसी मैनुअल इंटरवेंशन के आप अचानक आने वाले ट्रैफिक स्पाइक्स को संभाल सकें। आखिर ये इतना ज़रूरी क्यों है? देखिए, प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में ह्यूमन एरर की कीमत बहुत भारी पड़ती है। अगर किसी इंजीनियर को रात के 3 बजे सिर्फ सर्वर ऐड करने के लिए जागना पड़ रहा है तो समझ लीजिए कि आप पहले ही फेल हो चुके हैं। ऑटो स्केलिंग आपके लोड और रिसोर्स काउंट के बीच एक फीडबैक लूप सेटअप करके काम करती है। जैसे ही ट्रैफिक की लहर आती है, सिस्टम उस प्रेशर को भांप लेता है और ऑटोमेटिकली कैपेसिटी बढ़ा देता है। हालांकि यहाँ एक बड़े फेलियर मोड का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, जिसे बूटस्टॉर्म कहते हैं। ये तब होता है जब आप स्केल आउट करने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन आपके नए इंस्टेंस इनिशियलाइज होने में बहुत ज्यादा समय ले लेते हैं, या फिर वे एक साथ बहुत सारे नए कनेक्शंस खोलकर डेटाबेस को ही क्रैश कर देते हैं। इंटरव्यू में आपको इस बात पर जोर देना चाहिए कि स्केलिंग का मतलब सिर्फ ज्यादा सीपीयू ऐड करना नहीं है, बल्कि ये पक्का करना है कि आपका पूरा इकोसिस्टम, जिसमें नेटवर्किंग और डेटा लेयर्स भी शामिल हैं, उस नई कैपेसिटी को झेल सके और इनिशियलाइजेशन प्रोसेस के अचानक बढ़े बोझ के नीचे दबकर गिर ना जाए। ट्रैफिक कभी एक जैसा नहीं रहता। इसमें रोजाना उतार चढ़ाव यानी फ्लक्चुएशंस होते रहते हैं। ज्यादातर ऐप्स में एक प्रिडिक्टेबल कैमल हम्प पैटर्न दिखता है, जहां दिन के समय यूसेज पीक पर होती है और रात होते ही एकदम गिर जाती है। अगर आप फिक्स्ड नंबर ऑफ सर्वर्स चला रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप दिन के 8 घंटों के लिए एक घोस्ट टाउन यानी खाली जगह का पैसा भर रहे हैं। ये एफिशिएंसी का एक बहुत बड़ा नुकसान है। यहाँ समझने वाली बात यह है कि आइडल कंप्यूट पर खर्च किया गया हर एक डॉलर असल में वो पैसा है जो आप फीचर डेवलपमेंट पर खर्च नहीं कर पाए। हम इसे सुलझाने के लिए ऐसी स्केलिंग पॉलिसीज डिफाइन करते हैं जो इन कर्व्स को ट्रैक कर सके। लेकिन यहाँ एक पेच है। अक्सर इसमें लैगिंग मैट्रिक्स की वजह से फेलियर हो जाता है। अगर आपका सिस्टम हर 5 मिनट में सिर्फ एक बार यूसेज चेक करता है तो हो सकता है कि आप अचानक आए किसी सर्च को मिस कर दें। इससे हाई लेटेंसी का पीरियड आ सकता है, जहां सर्वर्स के एक्टिव होने से पहले ही यूजर्स को स्लगिशनेस या स्लो रिस्पॉन्स झेलना पड़ता है।
आपको इंटरव्यूअर को ये समझाना होगा कि इन फ्लक्चुएशंस को हैंडल करने के लिए आपको अपनी मॉनिटरिंग की ग्रैन्युलैरिटी और खुद उस मॉनिटरिंग की कॉस्ट के बीच एक बैलेंस बनाना पड़ता है। मकसद ये है कि आप फालतू के नॉइज पर रिएक्ट ना करें, लेकिन ट्रैफिक सर्च के असली सिग्नल को भी ना छोड़ें। जब हम फिक्स्ड इंफ्रास्ट्रक्चर की कॉस्ट को देखते हैं तो हमें दो एक्सट्रीम फेलियर मोड्स नजर आते हैं। एक तरफ है वेस्ट वाला सिनेरियो। यहां आप एब्सोल्यूट पीक लोड के हिसाब से प्रोविजनिंग करते हैं, लेकिन 80% कंप्यूट पावर ज्यादातर समय खाली बैठी रहती है। ये बहुत महंगा पड़ता है और ईमानदारी से कहूं तो ये खराब इंजीनियरिंग है। दूसरी तरफ है क्रैश। यहां आप थोड़े फ्रूगल बनने की कोशिश करते हैं और एवरेज लोड के हिसाब से प्रोविजनिंग करते हैं, लेकिन फिर कोई एक मार्केटिंग कैंपेन या सोशल मीडिया में छोटा सा जिक्र भी ट्रैफिक को सीलिंग के पार पहुंचा देता है। सिस्टम बॉटलनेक बन जाता है, सीपीयू मैक्स आउट हो जाता है और उसके बाद आने वाली हर रिक्वेस्ट फेल होने लगती है। यही वजह है कि मॉडर्न क्लाउड नेटिव ऐप्स के लिए ऑटो स्केलिंग एक नॉन नेगोशिएबल रिक्वायरमेंट है। ये इन दो एक्सट्रीम्स के बीच के गैप को भरता है। इंटरव्यू के लिहाज से की इनसाइट ये है कि फिक्स्ड इंफ्रास्ट्रक्चर आपके बिजनेस की ग्रोथ पर एक हार्ड सीलिंग लगा देता है। अगर आपका इंफ्रा स्केल नहीं हो सकता तो पीक मोमेंट्स के दौरान आपका रेवेन्यू भी स्केल नहीं कर पाएगा। आपको इस बात पर जोर देना चाहिए कि एक इलास्टिक सिस्टम असल में कामयाबी के खिलाफ एक इंश्योरेंस पॉलिसी की तरह है, जो ये पक्का करता है कि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोडक्ट की पहुंच के लिए एक इनेबलर बने, ना कि कोई बॉटलनेक। यहां हमारा अल्टीमेट गोल रियल टाइम में कैपेसिटी को डिमांड से मैच करना है। सुनने में ये सिंपल लगता है, लेकिन इसके पीछे के मैकेनिक्स काफी सोफिस्टिकेटेड है। ये एक टारगेट ट्रैकिंग पॉलिसी बनाकर काम करता है, जहां आप सिस्टम को बताते हैं कि मुझे अपना एवरेज सीपीयू 50% पर रखना है। अगर ये इससे ऊपर जाता है तो एक सर्वर ऐड कर दो, अगर नीचे जाता है तो एक हटा दो। यहां गौर करने वाली बात यह है कि ये परफॉर्मेंस और कॉस्ट दोनों को एक साथ ऑप्टिमाइज करता है। हालांकि आपको ऑसिलेशन के फेलियर मोड को लेकर सावधान रहना होगा। अगर आपके थ्रेशोल्ड्स एक दूसरे के बहुत करीब हैं, तो सिस्टम बार बार सर्वर ऐड करेगा और फिर तुरंत उन्हें रिमूव करने लगेगा, जिसे थ्रैशिंग कहते हैं। इससे इंस्टेबिलिटी पैदा होती है और असल में सर्विस आउटेज भी हो सकता है। इंटरव्यू में आपको इस बारे में बात करनी चाहिए कि आप इसे रोकने के लिए बफर या कूल डाउन पीरियड कैसे सेट करेंगे। आप एक ऐसी स्टेट अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं जहां रिसोर्स ग्राफ बिल्कुल ट्रैफिक ग्राफ को मिरर करे। जब इसे सही तरीके से किया जाता है तो यह सुनिश्चित करता है कि चाहे आपके पास 10 यूजर्स हो या 10 मिलियन, लेटेंसी कंसिस्टेंट बनी रहे, जिससे एक ऐसा सीमलेस एक्सपीरियंस मिले जो टोटल लोड के बावजूद एक जैसा महसूस हो। यहां पर बिग आइडिया है ऑटोमेटेड इलास्टिसिटी। हम असल में एक ऐसा सेल्फ हीलिंग सिस्टम बना रहे हैं जो सांस लेता है। जब इसे ज्यादा हवा की जरूरत होती है तो ये फैल जाता है और जब प्रेशर कम होता है तो ये सिकुड़ जाता है। यहां एक प्रैक्टिकल पॉइंट ये है कि ये ऑपरेशंस लूप से ह्यूमन बॉटलनेक को हटा देता है। आप किसी इंसान के जजमेंट कॉल पर निर्भर नहीं है, आप प्री डिफाइंड लॉजिक पर भरोसा कर रहे हैं। ये ऑब्जर्व, डिसाइड और एक्ट के कंटिन्यूस साइकिल के जरिए काम करता है। सिस्टम मैट्रिक्स को ऑब्जर्व करता है, रूल्स के आधार पर डिसाइड करता है और क्लाउड एपीआईज को कॉल करके एक्ट करता है। लेकिन यहां एक रिस्क है, कॉन्फ़िगरेशन ड्रिफ्ट। अगर आपकी ऑटोमेटेड स्केलिंग किसी पुरानी डिस्क इमेज या किसी बगी स्क्रिप्ट का इस्तेमाल करके इंस्टेंस लॉन्च करती है तो आप टूटे हुए सर्वर्स का एक पूरा बेड़ा खड़ा कर देंगे, जिससे आउटेज और भी बदतर हो जाएगा। इंटरव्यू में यह जरूर मेंशन करें कि ऑटोमेटेड इलास्टिसिटी के लिए रिगरस इमेज मैनेजमेंट और ऑटोमेटेड हेल्थ चेक की जरूरत होती है। आपको यह पक्का करना होगा कि पूल में जोड़ा गया हर नया सर्वर वास्तव में हेल्दी है और काम करने के लिए तैयार है। अगर आपके पास वो वैलिडेशन नहीं है तो आपका स्केलिंग इंजन हाई स्पीड पर फेलियर को डिस्ट्रीब्यूट करने का एक टूल बन जाता है, जो किसी भी प्रोडक्शन एनवायरनमेंट के लिए एक नाइटमेयर सिनेरियो है। जब आप एक स्केलिंग इंजन को आर्किटेक्ट करते हैं तो आपको कई मूविंग पार्ट्स के बीच तालमेल बिठाना पड़ता है। इंटरव्यू में आपको इसके 3 मेन कंपोनेंट समझाने होंगे: स्केलिंग ग्रुप, कंट्रोलर और मॉनिटरिंग एजेंट्स। मॉनिटरिंग एजेंट सिस्टम की आंखों की तरह होते हैं, जो लगातार सीपीयू लोड या मेमोरी यूसेज जैसी टेलीमेट्री कलेक्ट करते रहते हैं। वे ये डेटा कंट्रोलर को भेजते हैं, जो सिस्टम का दिमाग है। कंट्रोलर आपकी स्केलिंग पॉलिसीज के हिसाब से इस डेटा को इवैल्यूएट करता है। अगर कोई रूल ट्रिगर होता है तो कंट्रोलर स्केलिंग ग्रुप को, जो कि सिस्टम की मसल्स है, इंस्टेंस काउंट बदलने का निर्देश देता है। यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि ये सेपरेशन ऑफ कंसर्न्स का एक क्लियर स्ट्रक्चर देता है। यहाँ एक फेलियर मोड जिस पर गौर करना चाहिए वो है नेटवर्क पार्टीशन। अगर कंट्रोलर मॉनिटरिंग एजेंट से बात नहीं कर पाता तो उसे लग सकता है कि लोड 0 है और वो आपकी पूरी फीड को शट डाउन कर सकता है। आपको ये डिस्कस करना चाहिए कि आप सेफ्टी के लिए मिन मैक्स लिमिट्स कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, ताकि सिस्टम कभी भी 0 सर्वर्स तक स्केल डाउन ना हो, भले ही मैट्रिक्स कुछ भी कहे। यही वो गार्डरेल्स हैं जो एक बेसिक स्क्रिप्ट को एक रोबस्ट प्रोडक्शन ग्रेड स्केलिंग इंजन में बदल देते हैं, जिस पर आप अपने सबसे क्रिटिकल ट्रैफिक के लिए भरोसा कर सकें। जो लोग कंटेनर्स के साथ काम कर रहे हैं उनके लिए कुबरनेटीज हॉरिजॉन्टल पॉड ऑटो स्केलर
यानी HPA एक स्टैंडर्ड तरीका है। ये आपके पॉड्स के रिसोर्स मैट्रिक्स जैसे कि CPU या मेमोरी यूटिलाइजेशन को मॉनिटर करके काम करता है। अगर सभी पॉड्स का एवरेज यूसेज एक टारगेट परसेंटेज से ऊपर चला जाता है तो HPA कंट्रोलर डिप्लॉयमेंट को रेप्लिका काउंट बढ़ाने का निर्देश देता है। अब सवाल यह है कि ये इतना जरूरी क्यों है? असल में वर्चुअल मशीन्स के मुकाबले कंटेनर्स को स्केल करना बहुत ज़्यादा तेज होता है। ये अक्सर मिनटों के बजाय कुछ ही सेकंड्स में स्टार्ट हो जाते हैं। इससे आपका सिस्टम अचानक आने वाले बदलावों के प्रति बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिव हो जाता है। लेकिन यहाँ एक खास फेलियर मोड है जिसे रिसोर्स कोटा कहते हैं। अगर आपके क्लस्टर में नए पॉड्स को होस्ट करने के लिए पर्याप्त फिजिकल नोड्स नहीं हैं, तो HPA स्केल करने की कोशिश तो करेगा, लेकिन पॉड्स पेंडिंग स्टेट में ही फंसे रहेंगे। सिस्टम डिज़ाइन इंटरव्यू में आपको ये मेंशन करना चाहिए कि जब HPA के पास जगह खत्म हो जाए तो फिजिकल हार्डवेयर जोड़ने के लिए आपको क्लस्टर ऑटोस्केलर जैसी एक सेकेंडरी लेयर की ज़रूरत पड़ती है। ये 2 लेयर स्केलिंग एक सोफिस्टिकेटेड डिटेल है जो दिखाती है कि आप समझते हैं कि कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन और अंडरलाइंग इंफ्रास्ट्रक्चर आपस में कैसे इंटरैक्ट करते हैं ताकि एक्चुअल कैपेसिटी हमेशा अवेलेबल रहे।